नमस्कार। आज के सत्र में आपका स्वागत है। आप जानते हैं हाल के कुछ काफ़ी दिलचस्प कानूनी मामले हैं। ये सब सितंबर 2025 की शुरुआत के हैं। आज हम इन कानूनी खबरों की गहराई में उतरेंगे, मतलब इनकी महत्वपूर्ण जानकारियों और बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। हम बॉम्बे, हिमाचल प्रदेश, कलकत्ता, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन हाई कोर्ट्स के कुछ हालिया फैसलों पर नजर डालेंगे। और ये मामले भी देखिए कितने अलग अलग हैं। पारिवारिक कानून, क्रिमिनल जस्टिस, आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता प्रक्रिया, और यहाँ तक कि जनहित याचिकाएं भी हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कानूनी फैसले नहीं हैं, ये दिखाते हैं कि हमारा कानून असल जिंदगी की जो उलझनें हैं उनसे कैसे निपटता है, चाहे वो परिवार के रिश्ते हों या न्याय की तलाश हो या फिर कभी-कभी सिस्टम का गलत इस्तेमाल। हम इन सब मामलों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला मामला लेते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट का। ये बच्चे की कस्टडी मतलब अभिरक्षा से जुड़ा है। मामला है प्रवीण नथालाल पर्च बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ एक बहुत ही आप कह सकते हैं भावनात्मक सवाल था कि क्या दादा दादी के साथ बच्चे का जो गहरा लगाव है, क्या वो उसके अपने माँ बाप के कानूनी अधिकार से ऊपर हो सकता है। कहानी कुछ यूं है कि ये जुड़वा बेटों का मामला है। 2019 में जन्मे थे। पिता को बीएमसी में नौकरी मिली थी अपने पिता की जगह पर जब वो रिटायर हुए, और परिवार ने शुरू में आपस में तय कर लिया कि भाई एक बच्चा दादा दादी के पास रहेगा, दूसरा माता पिता के पास। आपसी सहमति थी। हाँ, लेकिन जैसा अक्सर होता है, समय के साथ रिश्तों में तनाव आ गया, माता पिता और दादा दादी के बीच। फिर माता पिता अलग रहने लगे, पर दादा दादी ने जो बच्चा उनके पास था उसकी कस्टडी वापस देने से इनकार कर दिया, तो मामला कोर्ट पहुंच गया। तो कोर्ट ने क्या कहा फिर? क्या बच्चे का वो जो अटैचमेंट था दादा दादी से, क्या वो काफी नहीं था उन्हें रखने के लिए? मतलब बच्चे की खुशी भी तो देखनी होती है ना। देखिए, कोर्ट ने इस पर बहुत साफ रुख अपनाया। जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड़ की बेंच थी। उन्होंने साफ कहा कि जैविक पिता मतलब जो नेचुरल गार्डियन है, उनका बच्चे की कस्टडी पर एक निर्विवाद कानूनी अधिकार है। दादा दादी के साथ सिर्फ भावनात्मक बंधन होने से उन्हें माता पिता से बेहतर या ज्यादा अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने दादी की ये दलील भी खारिज कर दी कि पिता मतलब बेटा वो भावनात्मक या आर्थिक रूप से बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता। ये तो वाकई दिलचस्प है, खासकर ये देखते हुए कि दूसरा जुड़वा बच्चा जिसे सेरेब्रम पाल्सी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, वो तो पहले से ही माँ बाप के पास है और वो उसकी देखभाल कर रहे हैं। इससे तो यही लगता है कि माता पिता बिल्कुल सक्षम है। हाँ बिल्कुल, कोर्ट ने इसी बात पर गौर किया और कोर्ट ने ये भी नोट किया कि माता पिता के बीच आपस में कोई झगड़ा नहीं है। पति पत्नी के बीच पिता बीएमसी में परमानेंट एम्प्लॉय है और रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ये लगे कि वो बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा हो या परिवार के दूसरे झगड़े, उनकी वजह से माँ बाप को उनके बच्चे की कानूनी कस्टडी से आप वंचित नहीं कर सकते। एक और बात सामने आई, दादी की उम्र 74 साल है और उन्होंने खुद अपने बेटे यानी बच्चे के पिता से गुजारा भत्ता लेने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। तो इन सब बातों को देखते हुए कोर्ट ने दादा दादी को आदेश दिया कि बच्चे की कस्टडी उसके जैविक माता पिता को सौंप दें। तो यहाँ जो मुख्य बात समझ आती है वो ये है कि कानून बच्चे के कल्याण को सबसे ऊपर रखता है, हाँ, लेकिन जब तक माता पिता अक्षम साबित ना हो, उनका जो प्राकृतिक अधिकार है वो दादा दादी के भावनात्मक लगाव से ऊपर माना जाता है। तलाक और क्रूरता का सवाल, अगला मामला HMVR इसी से जुड़ा है और ये वाकई चौंकाने वाला है। यहाँ पति ने तलाक की अर्जी दी थी। उनका कहना था कि उनकी पत्नी ने निराशा में खुद को आग लगा ली और बाद में इसका झूठा दोष पति के रिश्तेदारों पर मढ़ दिया, लेकिन वो इसके लिए कोई भरोसेमंद सबूत पेश नहीं कर पाई। दूसरी तरफ पत्नी का पक्ष बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल वाले उसे लगातार परेशान कर रहे थे और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया कि पति की माँ, भाई और भाभी ने मिलकर उस पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी और उसे पड़ोसियों ने किसी तरह बचाया। उन्होंने ये भी सफाई दी कि समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों की सलाह पे उन्होंने घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी ताकि घर की बात घर में रहे। बेंच थी, उन्होंने सबूतों को बहुत बारीकी से देखा। कोर्ट ने पाया कि पत्नी के जो दावे थे उनके समर्थन में कोई पुख्ता सबूत नहीं था। जैसे जिन पड़ोसियों के बताने की बात कही गई उनमें से कोई गवाही देने आया ही नहीं, और कोर्ट ने FIR दर्ज न करने वाले तर्क को भी भरोसेमंद नहीं माना।
क्योंकि घटना के बाद रिश्ते सुधरे नहीं बल्कि और ज्यादा खराब हो गए थे। तो ऐसे में वो सामाजिक दबाव वाली या बात छुपाने वाली दलील थोड़ी कमजोर लगी कोर्ट को। उपलब्ध तथ्यों और सबूतों के आधार पर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि ये ज्यादा संभव लगता है कि पत्नी ने किसी निराशा भरे पल में खुद को आग लगाई और फिर शायद बचाव में पति के रिश्तेदारों पर आरोप लगा दिया। कोर्ट ने माना कि पत्नी का खुद को आग लगाने जैसा भयानक कदम ये अपने आप में पति के प्रति गंभीर मानसिक क्रूरता साबित करने के लिए काफी है। यानी खुद को इस तरह नुकसान पहुंचाना भी तलवार बन सकता है दूसरे साथी के लिए मानसिक क्रूरता मानकर। ये तो काफी गंभीर बात है। हाँ, इस विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हाँ, कोर्ट का मानना था कि जब एक साथी खुद को आग लगाने जैसा कठोर और भयानक कदम उठाता है तो ये दूसरे साथी के मन में डर पैदा करने और उस रिश्ते को जारी न रखने की इच्छा जगाने के लिए काफी है। ये मानसिक शांति को भंग करता है ना। इसलिए कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसने तलाक देने से इनकार किया था और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(a) के तहत पति को क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री दे दी। कोर्ट ने इस बात पर भी थोड़ी नाराजगी जताई कि फैमिली कोर्ट ने मध्यस्थता कार्रवाई जो कि गोपनीय होनी चाहिए उसके विवरण अपने ऑर्डर शीट में दर्ज कर दिए थे। ये नहीं होना चाहिए था। तो इस मामले से यही बात सामने आती है कि क्रूरता की परिभाषा कितनी व्यापक हो सकती है और किसी साथी का खुद को गंभीर नुकसान पहुंचाने जैसा कदम भी कानूनी तौर पर दूसरे साथी के प्रति मानसिक क्रूरता माना जा सकता है जिसके आधार पर तलाक मिल सकता है। समझ गया। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश। यहाँ एक क्रिमिनल केस में सबूतों के मूल्यांकन का एक और दिलचस्प पहलू है। हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में निचली अदालत ने जो बरी करने का फैसला दिया था उसे बरकरार रखा है। मामला है स्टेट ऑफ HP वर्सेस मामराज। मामला IPC की धारा 504 यानी जानबूझकर अपमान, 506 जान से मारने की धमकी, 376 रेप और SC/ST एक्ट की एक धारा मतलब जाति के आधार पर अत्याचार के तहत था। राज्य सरकार ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की थी जिसमें आरोपी को बरी किया गया था। देखिए, कोर्ट ने शुरुआत में ही एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को दोहराया कि बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में पीड़िता के बयान को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। ये सही है, लेकिन कोर्ट ने ये भी साफ किया कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मतलब अगर पीड़िता की गवाही में गंभीर इनकंसिस्टेंसीज हैं, वो बार बार अपना बयान बदल रही है और उसकी बातें रिकॉर्ड पर जो दूसरे सबूत हैं उनसे मेल नहीं खाती, तो उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन इस मामले में ऐसा क्या हुआ? मतलब कोर्ट को पीड़िता के बयान पर संदेह क्यों हुआ? बलात्कार जैसे मामलों में तो पीड़िता का बयान ही सबसे अहम होता है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि बयान को कमजोर माना गया? नहीं, कमजोर नहीं माना, बल्कि उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 2011 में आरोपी ने 3 अलग-अलग मौकों पर उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए, जान से मारने की धमकी दी और जाति सूचक टिप्पणी भी की। लेकिन जब कोर्ट ने उसकी गवाही की बारीकी से जांच की तो पाया कि वो अपनी बातों पर स्थिर नहीं रह पा रही थी। 3 बार बलात्कार का आरोप लगाया, लेकिन वो किसी भी घटना की सटीक तारीख, महीना या यहाँ तक कि साल भी वो स्पष्ट रूप से नहीं बता सकी। उसकी गवाही में काफी विरोधाभास थे। और वो प्रेम पत्रों का क्या हुआ जिनका जिक्र है? उनका इस मामले से क्या लेना देना था? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू था। जांच के दौरान रिकॉर्ड पर कुछ प्रेम पत्र भी सामने आए जो कथित घटना के दौरान पीड़िता ने आरोपी को लिखे थे। कोर्ट ने इन पत्रों को देखा और पाया कि उनमें जो लिखा था उससे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो किसी दबाव में या जोर जबरदस्ती या धमकी के तहत लिखे गए थे। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस सुशील कुकरेजा की बेंच ने टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा, ये पत्र वास्तव में अभियोक्त्री की भावनाओं का शुद्ध प्रतिबिंब लगते हैं। अच्छा, तो इन विरोधाभासी बयानों और प्रेम पत्रों के आधार पर कोर्ट ने माना कि आरोप साबित नहीं हो पाए और बरी करने का फैसला सही था। बिल्कुल। कोर्ट इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि पीड़िता के बयान पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो लगातार अपनी बातें बदल रही थी और उसकी गवाही दूसरे सबूतों, खासकर उन प्रेम पत्रों से मेल नहीं खाती थी। इसलिए निचली अदालत ने जो आरोपी को बरी करने का फैसला दिया था उसे हाईकोर्ट ने सही ठहराया। ये मामला यही दिखाता है कि न्याय के लिए सिर्फ आरोप काफी नहीं होते। सबूतों का, चाहे वो गवाही हो या परिस्थिति जन्य साक्ष्य जैसे पत्र, उनका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन बहुत जरूरी है।
गवाही में विरोधाभास मामले को कमजोर कर सकता है। ठीक है, अब थोड़ा तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण मामला देखते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट का। ये मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया से जुड़ा है। ये वो तरीका है जिसमें कोर्ट के बाहर निजी तौर पर विवाद सुलझाते हैं। मामला है गायत्री ग्रेनाइट्स एंड अदर्स वर्सेस श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड। यहां सवाल यह था कि क्या मध्यस्थता कार्रवाई में जब दावेदार यानी क्लेमेंट के सबूत पेश होने लगे, उसके बाद प्रतिवादी यानी रिस्पोंडेंट अपना काउंटर क्लेम मतलब प्रति दावा दाखिल कर सकता है। काउंटर क्लेम मतलब जब जिस पर दावा किया गया है वो भी दावा करने वाले पर अपना कोई दावा पेश करना चाहे। तो हुआ ये कि आर्बिट्रेशन चल रहा था। याचिकाकर्ता जो कि प्रतिवादी थे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस यानी एसओडी, बचाव का जो बयान होता है, उसमें संशोधन करके एक काउंटर क्लेम जोड़ने की मांग की। लेकिन ये मांग तब की गई जब दावेदार पक्ष के साक्ष्य मतलब गवाहों की गवाही शुरू हो चुकी थी। मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर ने इस देरी के कारण मांग खारिज कर दी, तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट चले गए। उनका तर्क था कि भाई काउंटर क्लेम से जुड़े जरूरी दस्तावेज तो पहले ही रिकॉर्ड पर दे दिए थे, बस गलती से काउंटर क्लेम को एसओडी में शामिल करना रह गया था। उन्होंने ये भी कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 23(3) में ऐसा कोई साफ प्रतिबंध नहीं है कि साक्ष्य शुरू होने के बाद संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन क्या मध्यस्थता में प्रक्रिया इतनी लचीली होती है कि कभी भी कुछ भी जोड़ दें? इससे तो कार्यवाही में बहुत देर हो सकती है ना? बिल्कुल, यही सवाल कोर्ट के सामने था। जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच ने मध्यस्थता के आदेश को सही ठहराया। कोर्ट ने माना कि हाँ, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 23 या सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी के आदेश 8 नियम 6A में काउंटर क्लेम दाखिल करने की कोई फिक्स टाइम लिमिट तो नहीं दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे कार्यवाही की किसी भी स्टेज पर मतलब अनिश्चित काल तक अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण मामले का हवाला दिया, अशोक कुमार कालरा बनाम विंग कमांडर सुरेंद्र अग्निहोत्री। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिविल मुकदमों में जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं, यानी जब ये तय हो जाता है कि किन मुख्य सवालों पर कोर्ट को फैसला देना है, उसके बाद काउंटर क्लेम की अनुमति आमतौर पर नहीं दी जा सकती। तो वही लॉजिक मध्यस्थता में भी लगा दिया? हाँ, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि यही तर्क मध्यस्थता पर भी लागू होता है। कोर्ट ने समझाया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 23(2)A जो काउंटर क्लेम की अनुमति देती है, उसकी व्याख्या इस तरह करनी होगी कि त्वरित सुनवाई का जो अधिकार है, राइट टू स्पीडी ट्रायल, और काउंटर क्लेम दाखिल करने का जो अधिकार है, उनके बीच एक संतुलन बना रहे। इसलिए सामान्य नियम यही है कि इश्यूज फ्रेम होने के बाद काउंटर क्लेम दाखिल नहीं किया जा सकता, और असाधारण परिस्थितियों में भी दावेदार का साक्ष्य शुरू होने के बाद तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे दूसरे पक्ष के साथ गंभीर अन्याय होगा और कार्यवाही में बेवजह देरी होगी। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता ने संशोधन में जो देरी हुई उसका कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बता पाए थे। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि आर्बिट्रेशन भले ही थोड़ी लचीली प्रक्रिया हो, लेकिन इसमें भी एक डिसिप्लिन है। काउंटर क्लेम जैसे महत्वपूर्ण कदम बहुत देर से उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, खासकर जब कार्यवाही काफी आगे बढ़ चुकी हो। इससे न्याय में देरी और अन्याय हो सकता है। समझ गया। प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। अब कर्नाटक चलते हैं, जहां एक मामला न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग और उसके नतीजों से जुड़ा है। ये मामला दिखाता है कि कोर्ट अपने समय और प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल को कितनी गंभीरता से लेता है। मामला है मिसेस महेश्वरी M.N. स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड अदर्स। एक 72 वर्षीय महिला पर 2 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी। ये वो याचिका है जिसके जरिए कोर्ट से किसी को गैर कानूनी हिरासत से छुड़ाने या पेश करने की मांग करते हैं। और कोर्ट ने पाया कि ये याचिका फ्रिवलस यानी तुच्छ थी और मलिशियस यानी दुर्भावनापूर्ण थी। का दायर करके कहा कि उनका बेटा 7 जुलाई 2025 से लापता है और पुलिस उसे ढूंढ नहीं रही। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पहले भी इसी मामले में एक हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी, जिसे बाद में ये कहते हुए वापस ले लिया था कि उसमें कुछ गलत जानकारी दे दी गई थी। फिर उन्होंने डीजीपी से शिकायत की और उसके बाद ये दूसरी याचिका हाई कोर्ट में दायर की। तो पुलिस का क्या कहना था इस पे? क्या बेटा सच में लापता था या कहानी कुछ और थी? पुलिस ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता लगातार अपने बेटे के संपर्क में थी, फोन पर बातें हो रही थीं।
पुलिस का आरोप था कि ये याचिका सिर्फ पुलिस को परेशान करने और उन पर दबाव बनाने के इरादे से दायर की गई थी, शायद इसलिए कि वो पुलिस की किसी पिछली जांच के नतीजे से खुश नहीं थी। पुलिस ने बताया कि उन्होंने काफी मेहनत के बाद बेटे को एक होटल से ढूंढ भी निकाला, लेकिन जब उसे कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया तो उसने पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और आने से मना कर दिया। ओहो, तो कोर्ट का मानना था कि ये याचिका सच में बेटे को ढूंढने के लिए नहीं थी, बल्कि सिस्टम का दुरुपयोग करने और शायद पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल। जस्टिस अनु शिवरामन और जस्टिस राजेश राय के बेंच ने सारे रिकॉर्ड और पुलिस रिपोर्ट देखी और कहा कि ये बिल्कुल साफ है कि याचिकाकर्ता ने तथ्यों को छुपाया और भारत के संविधान के तहत जो कोर्ट जाने की स्वतंत्रता मिली है उसका दुरुपयोग करते हुए गलत इरादे से ये याचिका दायर की थी। कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की, कहा कि इस तरह की झूठी और परेशान करने वाली याचिकाओं को बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे अदालत का कीमती समय बर्बाद होता है। और इसीलिए 2 लाख रुपए का इतना भारी जुर्माना, ये तो काफी बड़ी रकम है एक आम इंसान के लिए। तुच्छ और दुर्भावनापूर्ण बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर करने से रोकने के लिए दंडात्मक लागत यानी जुर्माना लगाना जरूरी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि 1 लाख रुपए कर्नाटक स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो गरीबों को कानूनी मदद देता है, और 1 लाख रुपए कर्नाटक पुलिस बेनेवोलेंट फंड, जो पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए है, में 2 हफ्ते के अंदर जमा किए जाएं। और कोर्ट ने ये चेतावनी भी दी कि अगर ये रकम जमा नहीं की गई तो याचिकाकर्ता के खिलाफ अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये मामला एक बहुत कड़ी चेतावनी है कि अदालत का दरवाजा खटखटाना एक अधिकार है, हाँ, लेकिन इसका दुरुपयोग खासकर हेबियस कॉर्पस जैसी गंभीर याचिकाओं का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके गंभीर वित्तीय परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। समय तेजी से निकल रहा है, लेकिन 2 और दिलचस्प मामलों का जिक्र कर लेते हैं जल्दी से। ये दिखाते हैं कि अदालतें कितने अलग अलग तरह के मुद्दों से निपटती हैं। पहला मामला फिर कलकत्ता हाईकोर्ट से है। स्वतंत्रता सेनानी गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिन्हें गोपाल पाठा के नाम से भी जानते हैं, उनके पोते शांतनु मुखर्जी ने फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री की आने वाली फिल्म द बंगाल फाइल्स में अपने दादा के कथित अपमानजनक चित्रण को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म में उनके दादा को नेगेटिव और गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। याचिका में CFCC यानी सेंसर बोर्ड द्वारा जांच की मांग की गई है। ये भी मांग है कि विवेक अग्निहोत्री जांच पूरी होने तक CFCC बोर्ड के सदस्य पद से हट जाएं, ताकि हितों का टकराव न हो और फिल्म तथा YouTube जैसी ऑनलाइन सामग्री से आपत्तिजनक हिस्सों को हटाया जाए या बदला जाए। ये मामला कला, इतिहास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि, इनके बीच के संवेदनशील संतुलन को दिखाता है। दूसरा मामला जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट से है। ये सीधे तौर पर पब्लिक हेल्थ से जुड़ा है। एक जनहित याचिका PIL पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश में सड़े हुए मांस और मिलावटी खाद्य उत्पादों के प्रवेश और बिक्री पर रोक लगाने का कड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने पाया कि इस क्षेत्र में खासकर कश्मीर घाटी में सड़ा हुआ और अनहेल्दी मांस, मछली, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स वगैरह बड़े पैमाने पर बिक रहे हैं, जो एक गंभीर पब्लिक हेल्थ का संकट पैदा कर रहा है। कोर्ट ने IGPs और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को निर्देश दिया है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का सख्ती से पालन हो और कोई भी असुरक्षित खाद्य पदार्थ JNK में ना आ पाएं। ये कदम हाल ही में मिलावटी पनीर और एक्सपायर्ड सरसों तेल जैसी चीज़ों की बरामदगी के बाद उठाया गया है। ये दिखाता है कि कैसे PIL सीधी तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे ज़रूरी मुद्दों को उठा सकती हैं और अदालतें इस पर सक्रिय कदम उठा सकती हैं। तो आज हमने देखा कि भारतीय उच्च न्यायालय किस तरह के जटिल और विविध मामलों से निपट रहे हैं। बच्चे की कस्टडी जैसे गहरे भावनात्मक पारिवारिक विवादों से लेकर तलाक में क्रूरता की तकलीफ देह परिभाषा तक, फिर आपराधिक न्याय की बारीकियां जहां सबूतों का निष्पक्ष मूल्यांकन कितना जरूरी है, मध्यस्थता जैसी प्रक्रियाओं के पालन की तकनीकी जरूरत, और यहां तक कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता और फिल्मों में ऐतिहासिक किरदारों के चित्रण जैसे व्यापक सामाजिक मुद्दे भी। ये बिल्कुल साफ है कि कानून केवल नियमों और धाराओं का एक सूखा संग्रह नहीं है,
बल्कि ये समाज का जो जटिल ताना बाना है, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा है और सार्वजनिक कल्याण है, इनके बीच संतुलन बनाने का एक लगातार चलने वाला एक डायनामिक प्रयास है। हर मामले में हमने देखा कि अदालतें जो स्थापित कानूनी सिद्धांत हैं, उनको मानवीय व्यवहार की जो अनगिनत जटिलताएं हैं, भावनाएं हैं और असलियत है, उसके तराजू पर तौलती हैं। आज की इस पूरी चर्चा से एक विचार जो मेरे मन में बिल्कुल साफ हो रहा है, वो ये है कि न्याय सुनिश्चित करने में सिर्फ लीगल प्रिंसिपल्स का ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, बल्कि तथ्यों की गहराई से जांच, सबूतों का बहुत सावधानी से और निष्पक्ष मूल्यांकन और प्रोसीजरल फेयरनेस यानी नियमों का सही ढंग से पालन, ये सब कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वो बच्चे का सर्वोत्तम हित तय करना हो या किसी पर लगे गंभीर आरोप की सच्चाई तक पहुंचना हो या फिर व्यापारिक विवादों को निष्पक्ष रूप से सुलझाना हो। और ये भी कि कैसे नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए या जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं। ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। लेकिन साथ ही, जैसा हमने कर्नाटक वाले मामले में देखा, व्यवस्था का दुरुपयोग रोकने के लिए भी अदालतों को कितना सतर्क और सख्त रहना पड़ता है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। इस सब को देखते हुए सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में जहां सही और गलत दोनों तरह की जानकारी इतनी आसानी से और इतनी तेजी से फैलती है, हमारी कानूनी व्यवस्था सच्चाई तक पहुंचने और न्याय सुनिश्चित करने की इस लगातार बढ़ती चुनौती का सामना कैसे करती है, कैसे कर सकती है? बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ आज का ये सत्र यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।